गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम क्वेश्चन नंबर 9 तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने कहा है फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 0, 2, 3 ऑन द लाइन x plus 3/5 is equal to y minus 1/2 is equal to z plus 4/3। देखिए इस क्वेश्चन में मैंने कहा है आपको जो है इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डालना है, क्लियर है। और जहां पर वो परपेंडिकुलर इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगा वो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना है। मतलब इसका हमें परपेंडिकुलर का फुट का जो पॉइंट होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, क्लियर है। अच्छा, इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये देखिए ये जो लाइन है इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम क्या करते हैं, ये पॉइंट तो हमें दे रखा है, यहाँ पर Q पॉइंट जो है वो हम x, ये जो तीनों रेशियोज है उसको लैम्डा के बराबर मानकर ये जो पॉइंट है उसके x, y और z के कोऑर्डिनेट को लैम्डा की फॉर्म में निकाल देंगे, क्लियर है। जैसे इस Q का x कोऑर्डिनेट क्या होगा लैम्डा की फॉर्म में 5 लैम्डा माइनस 3 और y कोऑर्डिनेट क्या होगा 2 लैम्डा प्लस 1 और z क्या होगा 3 लैम्डा माइनस 4, क्लियर है। अब आप क्या करिए, किसी भी तरीके से लैम्डा की वैल्यू निकाल लीजिए और लैम्डा को अगर आप यहाँ रखोगे तो आपके पास Q पॉइंट जो है वो आ जाएगा। ज़्यादा क्लियर है सबको। अब देखिए कैसे करना है। अब ये देखिए ये जो लाइन दे रखी है ये लाइन है, ये इसकी इक्वेशन है। इस लाइन के पैरेलल जो वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगी 5, 2 और 3, क्लियर है। ये आपको क्या दे रखी है, एक लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है जो लाइन पास कहाँ से होती है -3, 1, -4 से, क्लियर है। अच्छा, और ये जो गिवन लाइन है ये किसी दूसरे वेक्टर के पैरेलल होगी, उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या दे रखे हैं 5, 2 और 3 दे रखे हैं, क्लियर है। तो आप क्या करेंगे, इसका बी वेक्टर निकाल लीजिए। बी वेक्टर क्या होगा 5i प्लस 2j प्लस 3k। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले PQ वेक्टर निकाल लेंगे। PQ वेक्टर कैसे निकालोगे बच्चों, 5 लैम्डा माइनस 3i प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 2j और 3 लैम्डा माइनस 4 माइनस 3k। यही होगा ना बच्चों। तो इसे PQ क्या आ गया, PQ वेक्टर आ गया 5 लैम्डा माइनस 3i प्लस 2 लैम्डा माइनस 1j प्लस 3 लैम्डा माइनस 7। अब देखिए नेक्स्ट, ये जो B वेक्टर होगा ये PQ के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। सिंस PQ जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, B वेक्टर के, इसीलिए इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो इसे कर लेते हैं सॉल्व। 5 को तो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 2 लैम्डा माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 लैम्डा माइनस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर है। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, हमेशा 0 होता है, क्लियर है। तो इसे सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा 25 लैम्डा माइनस 15 प्लस 4 लैम्डा माइनस 2 प्लस 9 लैम्डा माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये 38 लैम्डा और ये माइनस 38 इज इक्वल टू 0। तो इससे लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 1।
उस लैम्डा को हम यहाँ रख देंगे, तो उससे हमें जो है क्यू के कोऑर्डिनेट्स पता लग जाएंगे। और क्यू क्या है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर है किसका? इस पॉइंट का इस लाइन के ऊपर। क्लियर है? अच्छा, इसकी लैंग्वेज आप लिख लेना सही तरीके से। देखो, हमने सबसे पहले क्या किया, इस लाइन को सही, इस लाइन के एक्स वाई जेड के जो कोऑर्डिनेट है उनको क्या किया, लैम्डा की फॉर्म में निकाल दिया। क्लियर है? अच्छा, अब हमने ये मान लिया P का जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है इस लाइन पर, वो क्या है, पॉइंट Q है। हमने Q के जो एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट है वो इन टर्म्स ऑफ लैम्डा निकाल लिए। अब ये वाली जो लाइन है सही, ये इसके परपेंडिकुलर है इस वाली लाइन के, तो इस केस में इस लाइन के पैरेलल जो वेक्टर होगा उसके भी तो ये वाली लाइन पैरेलल होगी ना, ओ परपेंडिकुलर होगी। तो उससे हमने क्या किया, पी क्यू डॉट बी वेक्टर, पी क्यू वेक्टर डॉट बी वेक्टर को हमने 0 के बराबर रखकर लैम्डा निकाल दिया। और लैम्डा को हम यहाँ रख देंगे तो उससे हमारे जो है वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा। लैम्डा को 1 रखो यहाँ पे, तो क्या आएगा बताइए, 2, 3, -1, ये आ गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। सही। अच्छा, अब नेक्स्ट उन्होंने पूछा, इसी में एक और पार्ट है कि आप ये जो ये परपेंडिकुलर है इसकी लेंथ भी निकालिए। वो तो निकाल लोगे आप, डिस्टेंस फार्मूला लगा देना पी क्यू पॉइंट के बीच में। सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा पी क्यू की लेंथ भी निकालिए, तो कर लोगे आप लोग खुद। अब देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें उन्होंने कहा है, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 1, 6, 3। हमें इस पॉइंट की इमेज निकालनी है, किस लाइन के रेस्पेक्ट। लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है, x/1 इज इक्वल टू y - 1/2 इज इक्वल टू z - 2/3। देखिए, इसमें मैंने कहा ये आपको पॉइंट दे रखा है, इस लाइन के रेस्पेक्ट हमें क्या करनी है, इसकी इमेज जो है वो फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? अच्छा देखिए, ये पॉइंट हम P मान लेते हैं और इस लाइन के रेस्पेक्ट इस पॉइंट की जो इमेज है वो हम Q मान लेते हैं, और Q की कोऑर्डिनेट्स हमने क्या मान लिए, E, F, G मान लिए। क्लियर है? अब देखिए, अब अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं, किसको, PQ को, तो उस केस में ये जो PQ लाइन होगी ये इस लाइन पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, पहली प्रॉपर्टी। क्लियर है? अगर मान लीजिए Q जो है इस पॉइंट की इमेज है इस लाइन के रेस्पेक्ट, तो इस केस में PQ जो होगा वो इस लाइन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। सेकंड, इसका, इस लाइन का और इस लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको मैं जो है M मान रहा हूँ, तो इस केस में M जो होगा वो मिड पॉइंट होगा PQ का। क्लियर है? तो आपको दो प्रॉपर्टी याद रखनी है, अगर P की इस लाइन के रेस्पेक्ट Q इमेज है, सही, तो उस केस में PQ जो होगा वो इस लाइन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। दूसरा, इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो मिड पॉइंट होगा, किसका, PQ का। क्लियर है? तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, M के x, y, z के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इन टर्म्स ऑफ लैम्डा निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे, x की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगी, लैम्डा। y की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगा, 2 लैम्डा प्लस 1, और z की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या आएगा, 3 लैम्डा प्लस 2। यही होगा ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो M पॉइंट है इसके x, y, z के कोऑर्डिनेट यहाँ से इन टर्म्स ऑफ लैम्डा निकाल लेंगे। क्लियर है? अच्छा, ये जो फॉर्म है ना, ये हर पॉइंट पर लाइन के
हर पॉइंट को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। बस डिफरेंस क्या होता है, हर पॉइंट के लिए लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, डिफरेंट होगी। क्लियर है? अच्छा अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये पीएम वेक्टर निकाल दिए। मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, लैंग्वेज आप खुद लिख लेना। पीएम वेक्टर कैसे निकालेंगे, लैम्डा माइनस 1i प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 6j प्लस 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 3k। यही आएगा ना बच्चों? तो कितना आ गया, लैम्डा माइनस 1i प्लस 2 लैम्डा माइनस 5j प्लस 3 लैम्डा माइनस 1k। ये आगे बात समझ? अब देखिए नेक्स्ट, ये जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये लाइन उस लाइन को रिप्रेजेंट करती है जो कहां से पास होती है, 0, 1, 2 से पास होती है। सही है? और इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगी, 1, 2 एंड 3। क्लियर है? मान लीजिए ये भी वेक्टर है जो कि इस गिवन लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो इस केस में बी वेक्टर क्या होगा बच्चों, बताओ, 1i प्लस 2j प्लस 3k। यही होगा ना बच्चों? अब बताओ इसमें रिलेशन बताओ, पीएम और बी वेक्टर में क्या रिलेशन होगा, ये क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस पीएम जो है, पीएम वेक्टर परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के, देयरफॉर इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के। तो कर लीजिए, लैम्डा माइनस 1 ट्वाइस ऑफ 2 लैम्डा माइनस 5 प्लस थ्राइस ऑफ 3 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तब ये कितना आ जाएगा, लैम्डा माइनस 1 4 लैम्डा माइनस 10 प्लस 9 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब कर लेते हैं सॉल्व, 5 लैम्डा और ये कितना आ गया, 14 लैम्डा माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 1 आ गई। सही? तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बच्चों, लैम्डा की जगह 1 रख दीजिए, 1, 3 और 5। देयरफॉर m ऑफ 1, 3, 5 is the midpoint of P। क्लियर है? अब आप इसमें मिड पॉइंट फार्मूला लगा दोगे, पी क्यू का मिड पॉइंट जो है वो एम है। तो मिड पॉइंट फार्मूला से हम क्या करेंगे, क्यू के एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो वही क्या होगी, इमेज होगी किसकी, पी की विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। क्लियर है? लैंग्वेज बच्चों आप लिख लेना, सही है? मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखवाया है क्योंकि मैं क्वेश्चन ज़्यादा कवर करने हैं। अब देखिए आगे हमें क्या करना है। अब देखिए m जो है वो मिड पॉइंट है किसका, पी क्यू का। सही है? दैट इम्प्लाइज बाय मिड पॉइंट फार्मूला। सही है? ये 1 किसके बराबर होगा, 1 प्लस e/2 और 3 किसके बराबर होगा, 6 प्लस f/2। और 5 किसके बराबर होगा बच्चों, 3 प्लस g/2। तो कितना आ गया, 2 - 1 1, 6 - 6 0,
10 minus 3 7. Therefore q of 1 comma 0 is the image of point P 1 comma 6 comma 3 with respect to this line. क्लियर है जो? अच्छा, इसमें एक पार्ट और पूछा इन्होंने, इमेज तो निकालनी है। राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द गिवन पॉइंट्स एंड इट्स इमेज। अब हमें क्या करना है, पी क्यू जो लाइन है इसकी हमें क्या करनी है, इक्वेशन भी फाइंड आउट करनी है। तो बड़े आराम से कर लेंगे। आपको कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है एक लाइन की जो 2 पॉइंट से पास होती है, वो फॉर्मूला आपको आता ही है। अच्छा, एक पार्ट और पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट द गिवन पॉइंट एंड इट्स इमेज। और पी क्यू जो है इसकी लेंथ भी हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देंगे। हो जाएगा? तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये तो काफ़ी इजी है, ये आप खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, देखो क्वेश्चन नंबर 13 ना आप ऑलरेडी कर चुकी हो, मगर इसमें थोड़ा अलग तरीके से उन्होंने पूछा है। क्वेश्चन नंबर 13 में उन्होंने कहा है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3 minus 1 3 comma minus 1 comma 11 from the line x upon 2 is equal to y minus 2 upon minus 3 is equal to z minus 3 upon 4। क्लियर है बच्चों? देखो हमने अभी ये किया था क्वेश्चन नंबर 10, आज का जो पहला क्वेश्चन था उसमें हमें क्या करना था बच्चों, एक पॉइंट दे रखा था और एक लाइन दे रखी थी। हम पॉइंट से क्या कर रहे थे, परपेंडिकुलर डाल रहे थे गिवन लाइन के ऊपर, और उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या कर रहे थे, फाइंड आउट कर रहे थे। तो यहाँ पे भी सेम आपको ऐसे ही करना है। सही, पहले हम क्या करेंगे, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेंगे और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ P, इसको मान लेता हूँ P और इसको मान लेता हूँ फुट ऑफ परपेंडिकुलर को Q। हमें PQ जो है वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, PQ जो है डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। ये तो कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 11 की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 11 में उन्होंने कहा था आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब Q निकालना है, सेकंड परपेंडिकुलर लेंथ निकालनी है। सही है, इसमें सीधा उन्होंने कहा कि परपेंडिकुलर लेंथ निकालो। उसके लिए ऑब्वियसली बात है आपको पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। हो जाएगा? तो अब देखिए इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में उन्होंने कहा है राइट द कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। आपको जो है एक्स एक्सिस की वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन जो है फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखना आप लोग, जो डायरेक्शन रेशियोज होती हैं एक्स एक्सिस की वो क्या होती है, a,0,0 ये होती है। क्लियर है? एक ही जगह चाहो तो आप यहाँ पे 1 भी लिख सकते हो। ये किसकी डायरेक्शन रेशियोज हैं, एक्स एक्सिस की। क्लियर है? अच्छा, अगर कोई कहता है जी आपको वाई एक्सिस की बतानी है डायरेक्शन रेशियोज, तो वो क्या होगी 0,1,0।
और अगर कोई कहता है आपको जेड एक्सिस की बतानी है तो 0,0,1 ये किसकी है? जेड एक्सिस की है। क्लियर है? अब देखिए, अब इन्होंने कहा है आपको एक्स एक्सिस की जो है कार्टेशियन और वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? मान लीजिए आपको एक लाइन दे रखी है, वो पास होती है x1 y1 z1 से, और वो किसी दूसरे वेक्टर के पैरेलल है, सही? और उस वेक्टर की डायरेक्शन रेशियोज क्या है? ए बी सी है, a, b, c। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। यही तो होगी। अच्छा, अब देखिए आपको x एक्सिस दे रखा है, तो x एक्सिस की डायरेक्शन रेशियोज आपको पता है क्या दे रखी है? डायरेक्शन रेशियोज क्या होती है x एक्सिस की? 1, 0, 0। सही? अब ये x1 y1 z1 क्या है? ये वो पॉइंट है जहां से लाइन पास होती है। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, x एक्सिस के ऊपर ले लो, ओरिजिन जो पॉइंट है वो x एक्सिस के ऊपर ही तो होगा ना। तो ये आ जाएगा x माइनस 0, y माइनस 0 और z माइनस 0। आपको डायरेक्शन रेशियोज तो पता है ना, x एक्सिस की क्या होती है? 1, 0, 0। और x एक्सिस के ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लो, मैंने ओरिजिन ले लिया। ओरिजिन तो x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस तीनों पे लाइन करता है ना, तो ये 0, 0, 0। तो ये आ गई इक्वेशन, कौन सी? कार्टेशियन इक्वेशन। क्लियर है? अच्छा, अब हमें निकालना है वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन में हम क्या करते हैं? ये जो पॉइंट होता है इसका तो वेक्टर a बना लेते हैं, और ये जो डायरेक्शन रेशियोज होती है इसका वेक्टर क्या बना लेते हैं बच्चों? b। यही बनाते हैं ना। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है? वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b। क्लियर है? तो क्या आ जाएगा? वेक्टर r इज इक्वल टू a क्या होगा? 0, 0, 0 दे रखा है ना, ओरिजिन से पास करा रहे हैं ना हम लाइन को, तो 0i प्लस 0j प्लस 0k, और लैम्डा टाइम्स b वेक्टर क्या बनाओगे? 1i प्लस 1j प्लस 1k। तो आप सिंपल ये भी लिख सकते हो, वेक्टर r इज इक्वल टू लैम्डा i। सिंपल ये भी लिख सकते हो। क्लियर है? तो इसको आप समझ लेना वहां पे, क्योंकि ये 1 मार्क पे आएगा, वहां पे कैलकुलेशन शो करने की जरूरत नहीं है आपको। सही है? मान लो उन्होंने कहा एक्स एक्सिस की इक्वेशन बताओ क्या होगी, तो हम क्या करेंगे? एक्स एक्सिस को मान लेंगे वो कहाँ से पास होता है? ओरिजिन से पास होता है। सही है? और एक्स एक्सिस के पैरेलल जो वेक्टर होगा, ये एक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन रेशियोज होती है वो क्या होती है? 1, 0, 0 होती है। सही है? इसको अप्लाई करके आप क्या कर लो? कार्टेशियन इक्वेशन निकाल लो या वेक्टर इक्वेशन निकाल लो, वो आपकी मर्जी है। क्लियर है? अच्छा, अब अगर कोई कहे कि y एक्सिस की बताओ, कि y एक्सिस की क्या इक्वेशन होगी? सही है? y एक्सिस की डायरेक्शन रेशियोज क्या होती है? 0, 1, 0, 0, 1, 0। सही है? अब इसे भी कहाँ से पास कराएंगे बच्चों? ओरिजिन से पास करा दो, तो ये इक्वेशन होगी किसकी? y एक्सिस की। क्लियर है? और यहाँ पर क्या आ जाएगा? वेक्टर a क्या हो जाएगा? 0i प्लस 0j प्लस 0k। ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 15 है जो मैं करा रहा हूँ। 15 में वो कहते हैं y एक्सिस की कार्टेशियन और वेक्टर इक्वेशन लिखिए क्या होगी, और b वेक्टर क्या बनेगा? इसका बना देंगे।
बचेगा। अच्छा देखो 16 क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि जेड एक्सिस की आपको कार्टेशियन और वेक्टर इक्वेशन निकालनी है, किसके, जेड एक्सिस की। तो वो तो कर लोगे आप लोग। पॉइंट आप कहाँ से पास कराओगे जेड एक्सिस को, ओरिजिन से, और उसकी डायरेक्शन रेशियोज क्या लोगे, 0, 0, 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में उन्होंने कहा है आपको बताना है, दो लाइंस दे रखी है हमें, x/1 पहली की इक्वेशन है, x/1 y/2 z/3, और दूसरे की इक्वेशन है x - 1/-2 y-2/-4 और z-3/-6। आपको ये दो लाइंस की इक्वेशन दे रखी है, हमें बताना है ये दोनों लाइंस कोइंसिडेंट है, स्क्यू है, स्क्यू मतलब परपेंडिकुलर, और इंटरसेक्ट करनी है या पैरेलल, या फिर पैरेलल। सही। तो देखो आपको दो लाइंस दे रखी हैं, जो इनके बी वेक्टर का नेचर होगा, जो इनके बी वेक्टर का नेचर होगा वही इनका नेचर होगा। सही है। आप ये देख लो इनके बी वेक्टर क्या है, अगर इनके दोनों के बी वेक्टर जो है आपस में परपेंडिकुलर है तो ये दोनों लाइंस भी क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। अगर इनके दोनों बी वेक्टर आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो ये भी क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। अगर इनके बी वेक्टर आपस में कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक, तो ये भी लाइंस क्या होंगी, कोइंसिडेंट ही होंगी। क्लियर है। तो आप कैसे करोगे बताओ। यहां से आप b1 वेक्टर निकाल लीजिए, बताइए क्या आएगा, 1i + 2j + 3k, और यहाँ से b2 वेक्टर निकाल लीजिए, कितना आएगा, -2i -4j -6k। ये आपको प्रोपोर्शनल दिख रहे हैं ना, दोनों के डायरेक्शन रेशियो जो है प्रोपोर्शनल है ना। अगर मैं यहाँ से -2 कॉमन ले लूँ तो b1 वेक्टर आ जाएगा अंदर, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, twice of -2 times of vector b1। तो सिंस these two vectors are proportional, तो इसका मतलब क्या होंगे, ये दोनों कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। क्या होंगी, दोनों कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। क्लियर है। अच्छा इनका अगर डॉट प्रोडक्ट 0 होता तो उस केस में लाइंस क्या होती, परपेंडिकुलर होती। आगे बात समझ। अच्छा इसमें ये बताओ, ये दोनों जो है प्रोपोर्शनल है तो पैरेलल भी तो हो सकते हैं ये, तो कोइंसिडेंट ही क्यों लिखा है, पैरेलल भी तो हो सकते हैं, हो सकते हैं ना। तो उसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यूज हैं x की उसको यहाँ पुट करके देखते हैं ये एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही। क्लियर है भाई। x की जगह आप क्या करो, 1 रख कर देख लो यहाँ पर, और y की जगह 2 रख के देख लो, और z की तरफ 3 रख के देख लो। तीनों अगर इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब इसके जो पॉइंट्स हैं वो इसके ऊपर लाई करेंगे ना। सही है। और कॉमन पॉइंट किस केस में होते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस के केस में होते हैं, पैरेलल लाइंस में दो कॉमन पॉइंट होंगे नहीं ना। ठीक है आगे समझ। तो ये आप चेक कर लेना पूरा, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये दोनों प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब ये कोइंसिडेंट लाइन या पैरेलल लाइन कुछ भी हो सकती है। हमने कोइंसिडेंट क्यों लिया, क्योंकि हमने इसके पॉइंट को यहाँ पुट करके देख लिया। ओरल एग्जैक्ट करने की जरूरत नहीं है, 1 नंबर का क्वेश्चन है।
सही है, x की जगह 1 रख लो, y की जगह 2 रख दो, z की जगह 3 रख दो, तो कितना आएगा ये 1 आ रहा है ना बच्चों। कितना आएगा एक बार देखो, 0 0 0 आ रहा है ना। हाँ तो सेटिस्फाई कर रहा है, सेम आ रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये आपस में क्या है, एक दूसरे के ऊपर लाइन क्या करेंगी, लाइव करेंगी। क्लियर है। अच्छा ये बताओ, ये पॉइंट इसको अगर मान लो सेटिस्फाई कर रहा होता और ये प्रोपोर्शनल ना होते फिर क्या होता, फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस होती, फिर क्या होती, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती। आगे बात समझ क्लियर है। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 मैंने लिखा है, द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन। ये भी 1 मार्क में है क्वेश्चन। अब देखिए इसमें लगा है हमें ये दो लाइंस की इक्वेशन दे रखी है, सही है। इन दोनों लाइंस के जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसकी हमें क्या करनी है, डायरेक्शन रेशियो निकालनी है, सही है। मान लो आपको एक लाइन ये दे रखी है, एक लाइन ये दे रखी है, इन दोनों के परपेंडिकुलर ये कोई तीसरी लाइन है, ये कोई तीसरी लाइन इन दोनों के क्या है, पहली दूसरी लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अब ये लाइन इसके भी परपेंडिकुलर है, ये लाइन इसके भी परपेंडिकुलर है, तो ये लाइन क्या होगी, इन दोनों का क्या होगी, क्रॉस प्रोडक्ट होगी। क्या होगी, क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर है। अच्छा अब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे किसका, हम इसका बी वेक्टर निकाल लेंगे, इसका बी वेक्टर निकाल लेंगे। इसका जो बी वेक्टर है उसे मैं b1 मान लेता हूँ, तो वो क्या आएगा 2i माइनस 3j प्लस 1k, यही आएगा। इसका b वेक्टर जो है वो क्या ले रहा हूँ मैं, b2, वो कितना आएगा 1i प्लस 2j माइनस 2k, सही। इन दोनों के परपेंडिकुलर जो तीसरी लाइन है उसका b वेक्टर मैं कैसे निकालूंगा बच्चों, वो इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा। वो क्या होगा, इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा। हो जाएगा तो अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए इसमें उन्होंने कहा है द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन, द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू x माइनस 3y माइनस 6 आर प्रोपोर्शनल टू। देखिए इन्होंने कहा आपको एक लाइन दे रखी है, सही, उस लाइन को इन्होंने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रखा है, सही।
इस लाइन की जो डायरेक्शन रेशोज होगी उसके प्रोपोर्शनल आपको जो है डायरेक्शन रेशोज फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? या आप ये मान लीजिए आपको इस लाइन की जो है, ये जो लाइन है इसकी क्या करनी है, हमें डायरेक्शन रेशोज फाइंड आउट करनी है। सही है? अच्छा देखो, ये तो लाइन की इक्वेशन लगी नहीं रही, फिर भी वो कह रहे हैं लाइन है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा ना। लाइन की इक्वेशन तो है नहीं, तो प्लेन की इक्वेशन है। इस तरह की इक्वेशन किसकी होती है? प्लेन की। सही है? तो यहाँ पे वो पता है क्या कह रहे हैं कि आपको दो प्लेन्स दे रखे हैं, वो आपस में जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर एक लाइन बनेगी ना। उस लाइन को ये प्लेन के रेस्पेक्ट शो कर रहे हैं। उस लाइन को क्या कर रहे हैं? ये प्लेन के रेस्पेक्ट शो कर रहे हैं। सही है? तो वो कह रहे हैं एक प्लेन की इक्वेशन ये है और दूसरे प्लेन की इक्वेशन ये है। इनके पॉइंट, इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जो लाइन बनेगी उसकी डायरेक्शन रेशियोज आपको फाइंड आउट करनी है। ये मतलब है इसका। सही है? ये लाइन की इक्वेशन नहीं है, मगर वो फिर भी कह रहे हैं लाइन है, तो कोई ना कोई तो लॉजिक होगा ना। ये है तो प्लेन की इक्वेशन। तो आप ये देखिए, दो प्लेन की इक्वेशन दे रखी है और दो प्लेन जब भी इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को तो उससे एक लाइन बनती है। तो इन्होंने कहा एक लाइन है वो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से बन रही है, उस लाइन की आपको क्या करनी है? डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करनी है। सही? अच्छा, लाइन की जो डायरेक्शन रेशियोज होंगी वो बी होगा, बी वेक्टर होगा ना। ये लाइन मान लो बन रही है तो इसके पैरेलल जो बी वेक्टर होगा उसकी जो डायरेक्शन रेशियोज होंगी वही इस लाइन की डायरेक्शन रेशियोज होंगी। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए, आप इसका नॉर्मल ले लीजिए और इसका नॉर्मल ले लीजिए। ये दोनों जो है नॉर्मल, ये बी वेक्टर के क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। ये तो आती है बात समझ? भाई एक लाइन इस प्लेन के ऊपर लाई करती है, एक लाइन इस प्लेन के ऊपर लाई करती है। सही है? तो वो जो लाइन है वो इसके, इस प्लेन के लिए परपेंडिकुलर होगी, उसके लिए तो परपेंडिकुलर होगी। क्लियर है? समझो इसको। मान लो ये प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर कोई भी लाइन है। सही है? अब मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया इस प्लेन के ऊपर, तो ये परपेंडिकुलर उस लाइन के भी तो परपेंडिकुलर होगी, ये इस प्लेन के ऊपर है। सही है? और दो प्लेन से, दो प्लेन को काटने से जो लाइन बनेगी वो ऑब्वियसली बात है वो दोनों प्लेन्स पर लाई करती होगी। क्लियर है? तो यहाँ पर जो बी वेक्टर होगा इसके नॉर्मल के भी परपेंडिकुलर होगा और इसके नॉर्मल के भी परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब बी वेक्टर कैसे निकालोगे आप? n1 क्रॉस n2 के। क्लियर है? अच्छा, n1 कैसे निकालोगे बच्चों? जो x y z का कोफिशिएंट होता है ना उससे ही बनता है n1 वेक्टर। सही है? और n2 वेक्टर यहाँ पे जो आपको दे रखा है। कर लोगे बच्चे? तो इसके चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो आंसर ना इसका ये आ रहा है 3, 1, -2। ए ऑप्शन इसका राइट है। तो आप इतना लिख लो, बाकी तो कर लेना आराम से। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में इन्होंने कहा है, मान लीजिए आपको एक लाइन दे रखी है, ये वेक्टर का क्वेश्चन है वैसे तो। आपको एक लाइन दे रखी है, वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा डिग्री के एंगल बनाती है और वाई एक्सिस के साथ बीटा डिग्री के एंगल बनाती है और जेड एक्सिस के साथ गामा डिग्री के एंगल बनाती है। तो इस केस में हमें वैल्यू किसकी निकालनी है?
cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा, इसकी वैल्यू निकालनी है। क्लियर है? अच्छा अब आप ये सोचो, मान लीजिए आपको एक लाइन दे रखी है, वो एक्स एक्सिस से अल्फा का एंगल बनाती है, तो इस केस में एल किसके बराबर होता है? cos अल्फा के। और वाई एक्सिस का बीटा का एंगल बनाती है, तो एम किसके बराबर होता है? cos बीटा के। और जेड एक्सिस के साथ गामा का एंगल बनाती है, तो एम किसके बराबर होता है? cos गामा के। सही। और यहाँ पे एलिमेंट क्या होती है? इस लाइन की डायरेक्शन कोसाइन होती है ये। और डायरेक्शन कोसाइन कौन सा रिलेशन शो करते हैं? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यही रिलेशन शो करते हैं ना बच्चों। दैट मीन्स cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा किसके बराबर होगा? 1 के। हमें ये रिलेशन दिया हुआ है, पूछा ये है, तो हम क्या करेंगे? इसको इस फॉर्म में क्या करेंगे? कन्वर्ट कर लेंगे। जाती बात समझ? तो आप ये देखिए, cos 2 अल्फा का बताओ ऐसा फार्मूला, cos 2 थीटा का ऐसा फार्मूला बताओ जिसमें cos आता हो। बताओ क्या होता है? 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 है ना। यहाँ से भी 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1, आगे 2 cos स्क्वायर गामा माइनस 1, 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ से। और ये कितना आ गया? -3। इसकी वैल्यू क्या है बताइए? यही होता है बच्चों फॉर्मूला। यही होता है। सही। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो आंसर क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 तो इजी है, तो ये आप खुद करेंगे। 22 में आपको करवा देता हूँ। देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा है क्वेश्चन नंबर 22 में, द स्ट्रेट लाइन x माइनस 3 अपॉन 3 y माइनस 2 अपॉन 1 और z माइनस 1 अपॉन 0। देखिए ये इन्होंने हमें एक लाइन दे रखी है, आपको बताना है ये जो लाइन है ये x एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है, z एक्सिस के पैरेलल है या परपेंडिकुलर है z एक्सिस के। ये जो लाइन है आपको बताना है x एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है, z एक्सिस के पैरेलल है या परपेंडिकुलर है z एक्सिस के। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। सही। अच्छा इसे हम कैसे पहचानेंगे? हम डायरेक्शन रेशो से पहचानेंगे। क्लियर है? अच्छा वो ये कहता है आपको कि 1,0,0 ये किसकी डायरेक्शन रेशोज होती हैं? एक्स एक्सिस की, है ना। एक्स एक्सिस की या एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन हो। अच्छा अगर ये हो तो किसकी होगी? वाई एक्सिस की। अगर ये हो तो किसकी होगी? जेड एक्सिस की। क्लियर है? अच्छा यहाँ पे 1 की जगह ए भी आ सकता है। सही है। बाकी दोनों 0 है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे ए लिख दिया, 1 लिख दिया। क्यों? ए से डिवाइड कर दिया मैंने पूरे को। क्लियर है? अच्छा अब ये देखो, अगर ऐसे आ जाए आपको a b, 0
तो ये किसकी डायरेक्शन रेशियोज होंगी, ये होगी एक्स वाई प्लेन की, ये बताओ वाई जेड प्लेन की, सही बच्चों, और ये एक्स जेड प्लेन की। आगे समझ? तो इनमें से देखो कौन सा मैच करता है। 310 ए कोमा बी कोमा 0, मतलब ये लाइन जो है किसको रिप्रेजेंट करती है, एक्स वाई प्लेन को। और एक्स वाई प्लेन किसके पैरेलल होता है, जेड एक्सिस के, किसके किसके परपेंडिकुलर होता है, किसके परपेंडिकुलर होता है, जेड एक्सिस के। क्लियर है? देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो ये एक्स वाई प्लेन है ना, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर कौन होता है, जेड एक्सिस होता है। तो ये किसकी इक्वेशन हो जाएगी बच्चों, जेड एक्सिस की। आप पहचानोगे कैसे, डायरेक्शन रेशियो से पहचानेंगे, सही है। ऊपर तो पॉइंट होता है ना, पॉइंट तो जैसे मर्जी हो सकता है। क्लियर है?